नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। गारंटी वाला बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज पेश किया जाने वाला है, क्योंकि मोहन सरकार का यह पहला बजट होगा, पूर्ण बजट होगा। इससे पहले जब सत्र चली थी तो उस वक्त अंतरिम बजट पेश किया गया था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा पूर्ण बजट पहला पेश करने जा रहे हैं। बजट से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने घर पर पूजा अर्चना की, उनकी पत्नी ने उनकी आरती उतारी, तिलक लगाकर उन्हें रवाना किया। बजट का जो बैग है वो उन्हें थमाया और उसके बाद फिर वो बजट का वो बैग लेकर अब निकले हैं विधानसभा की तरफ। ये उस वक्त की तस्वीरें जब उनकी पत्नी ने उनका तिलक लगाकर उन्हें विदा किया और उसके बाद पत्रकारों से भी मुखातिब हुए अपने घर पर ही, और ये कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाने जा रही है सरकार, और साथ ही विकास की योजनाओं से जुड़े हुए कामों पर बजट एलोकेशंस किया जाएगा। जो योजनाएं इस वक्त सरकार की चल रही हैं, कोई योजना बंद नहीं की जा रही है। सभी बजट के लिए, सभी योजनाओं के लिए बजट एलोकेशन है। उसके अलावा हर वर्ग पर फोकस करते हुए यह बजट इस बार पेश किया जाएगा और इस बजट में कई ऐसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, यह बात उन्होंने कही है। और इस बीच खबर यह कि जगदीश देवड़ा विधानसभा पहुंच गए हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से निकलकर अब विधानसभा पहुंच चुके हैं, जहां पर अब से कुछ देर बाद 11 बजे सत्र की कार्यवाही शुरू होने के बाद बजट वो पेश करेंगे। इसलिए वो विचलित है। सर, आईबीसी 24 के दर्शकों को आप बजट बार दिखा दीजिए। तो आप देख लीजिए, वित्त मंत्री जी बजट दिखा रहे हैं आईबीसी 24 पर एक्सक्लूसिव। ये बजट है और वित्त मंत्री जी के एक पिटारे में क्या होगा इस पर सबकी नजर है, और हम भी बताएंगे रमेश के साथ पटिया। तो विवेक पटैया हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर विधानसभा में मौजूद हैं और उन्होंने बातचीत भी की है जगदीश देवड़ा से। वो बातचीत के अंश भी आपको हम तुरंत दिखाएंगे, लेकिन अब खबर ये, इस वक्त का अपडेट ये कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपने घर से पूजा पाठ करने के बाद अपनी पत्नी के द्वारा उनकी पूजा की गई, उनकी बाकायदा उनको तिलक लगाकर रवाना किया गया। और ये बजट का जो बैग है जिसमें लेखा जोखा है मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश में अगले 1 साल तक सरकार किन किन योजनाओं में किस मद में कितना खर्च करने जा रही है, ये पूरा लेखा जोखा इस बैग के भीतर है। और ये मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये बजट, इसलिए इस बैग को उनकी धर्मपत्नी ने थमाया है और अब ये वो बजट लेकर विधानसभा में पहुंचेंगे। घर के बजट की जिम्मेदारी गृहलक्ष्मियों के हाथ में होती है और ऐसे में पूरे प्रदेश का ये बजट है, महिला के हाथों में, अपनी पत्नी के हाथों ये बजट वो लेकर अब आ रहे हैं। लाडली बहना के लिए, प्रदेश की अन्य महिलाओं के लिए इस बजट में क्या एलोकेशंस होंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। छात्रवृत्ति योजना के संदर्भ में, स्वरोजगार के संदर्भ में, सिंहस्थ का आयोजन होना है, तो सिंहस्थ के आयोजन के लिए क्या एलोकेशन सरकार करने जा रही है, ये भी देखना होगा। गेहूं पर बोनस, पशुपालकों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं, महिलाओं के लिए अलग अलग एलोकेशंस होंगे। और सरकार ने ये तो साफ कर दिया जगदीश देवड़ा ने कि कोई नया टैक्स नहीं लगने जा रहा है, कोई अतिरिक्त भार सर जनता के ऊपर नहीं डाला जाएगा। जो योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं यथावत चलती रहेंगी। तो विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। इस मॉनसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि इस मॉनसून सत्र में बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि इससे पहले जो बजट सत्र था, उस बजट सत्र में बजट नहीं पेश हुआ था, अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार नई नहीं बनी थी, चूंकि लोकसभा के चुनाव भी होने थे, तो सरकार ने तय किया था कि लोकसभा चुनाव के संपन्न हो जाने के बाद में एक मॉनसून सत्र के दौरान ये पूर्ण बजट लाया जाएगा, पूर्ण लेखा जोखा उस वक्त पेश किया जाएगा। जगदीश देवड़ा तैयार हो चुके हैं, विधानसभा पहुंच चुके हैं अपना बैग लेकर, और थोड़ी देर में 11 बजे कार्रवाई जब शुरू होगी उसके बाद वो बजट पेश करेंगे और देखना होगा कि किस किस विभाग में, किस मद में कितना एलोकेशन। और इस वक्त इस बजट पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अजय धवले जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नीलाभ शुक्ला जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। और डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी, अर्थशास्त्री हैं, हमारे साथ में इंदौर से जुड़े हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आहूजा जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी, आज के इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि इसलिए भी इस मायने में महत्वपूर्ण क्योंकि इस सरकार का, नई सरकार का, यह पहला पूर्ण बजट होगा। कई सारे एलोकेशंस भी करने हैं
तो दूसरी तरफ कर्ज का बोझ भी सरकार के ऊपर है, जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के इस बजट से? हाँ, नमस्कार। मुझे लगता है कि यदि हम किसी भी बजट के विजन को बहुत क्लोजली स्टडी करते हैं तो किसी भी बजट का विजन होता है कि ग्रोथ को प्रमोट करना, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना, और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है, चाहे इन्फ्लेशन हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो या एग्रीकल्चर सेक्टर हो, वहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन करना, ये एक कॉमन, एक जनरल ऑब्जेक्टिव रहता है किसी भी बजट का। यदि हम मध्य प्रदेश शासन के पुराने बजट को देखें, मुझे लगता है कि चार, जो आपने इससे पहले मैं सुन पा रहा था आप लोगों को, चार हेड्स है जहां पर मुझे लगता है कि सरकार का कंसंट्रेशन रहेगा। पहला रहेगा यूथ के ऊपर, वुमेन के ऊपर, पॉवर्टी के ऊपर, पुअर के ऊपर और किसानों के ऊपर। और एक बात और है, मुझे लगता है कि जो बजट रहेगा वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड रहेगा। जो फोकस रहेगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे रहेगा, क्योंकि सरकार को ये मालूम है यदि हमें आगे बढ़ना है, हमें अनएम्प्लॉयमेंट को टैकल करना है, हमें किसानों की मदद करनी है, हमें गरीबी को दूर करना है, तो कहीं ना कहीं हमें डेवलपमेंट बजट लाना होगा। और डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी की मुझे उम्मीद है। पिछले साल जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, इस साल के कैपिटल एक्सपेंडिचर में मुझे लगता है 20 से 22% के आसपास बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है किसी भी इकोनॉमी को पुश करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और जहां तक मैंने बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी कौन कौन से हेड्स है जहां पर सरकार कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। इंडस्ट्रीज है हमारे मध्य प्रदेश में। एमएसएमई सेक्टर जब से कोविड हुआ है उसके बाद उसको बहुत बड़े पुश की आज भी जरूरत है। छोटे व मध्यम जो हमारे उद्योग है उनको आज भी पैसे की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को अब एक जरूरत है, वहां भी गवर्नमेंट का एक कॉन्सेंट्रेशन रहेगा कि एमएसएमई सेक्टर को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। और दूसरा डिजिटलाइजेशन, ये बहुत बड़ा एक मार्केट इंफॉर्मेशन है। किसानों, आज जिस तरह की किसानी होती है, जिस तरह की खेती होती है, उसमें किसानों तक इंफॉर्मेशन पहुंचना और डिजिटलाइजेशन जिस तरह से किसानों तक जाना चाहिए, आम आदमी तक गांव में जाना चाहिए, तो मुझे लगता है सरकार एक बहुत बड़ा पुश करेगी डिजिटलाइजेशन को। क्योंकि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का भी लास्ट के बजट पे बहुत बड़ा कंसंट्रेशन डिजिटलाइजेशन पे रहा है। तो कैपिटल, लेकिन इन सब के बीच में डॉक्टर कन्हैया जी, इन सब के बीच में बजट एलोकेशंस की तो आप बात कर रहे हैं कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर पर सरकार का फोकस हो सकता है, लेकिन कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जिसके जरिए एक बड़ा जो राशि है उस योजनाओं के मद में लगानी पड़ती है। सरकार को अपनी आमदनी बढ़ाने के ऊपर भी फोकस करना होगा। आमदनी बढ़ेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। क्या इसको लेकर कुछ प्रावधान आपको नजर आते हैं? चूंकि ये भी लगातार और आरोप लगते रहे कि कर्ज भी लिया जा रहा है लगातार और अच्छा खासा कर्ज लिया गया है। यदि आप मध्य प्रदेश शासन के रेवेन्यू रिसीट्स का बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे और फिस्कल डेफिसिट मध्य प्रदेश का बहुत ध्यान से स्टडी करेंगे तो हम लोग उस लिमिट में है जो सरकार ने निर्धारित की है। तो मध्य प्रदेश अभी बाउंड्री पे है। मध्य प्रदेश अभी थोड़ा रिस्क ले सकता है लोन लेने का, लेकिन लोन किसके लिए लेता है? लोन प्रोडक्टिव पर्पज के लिए लिया है। लोन यदि सैलरी के लिए लिया जाए, सैलरी बांटने के लिए लिया जाएगा तो वो ठीक नहीं है। लोन यदि हम प्रोडक्टिव पर्पज के लिए ले तो वो हमारी इकोनॉमी को पुश करेगा। तो सोशल स्कीम बहुत अच्छी है। हमारा बहुत बड़ा तबका आज भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा तबका है। हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए और रूरल बेल्ट्स में तो कुल मिलाकर डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी का ये कहना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने को लेकर सरकार का फोकस हो सकता है। डिजिटलाइजेशन के संदर्भ में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण एलोकेशंस हो सकते हैं, इस बात की उम्मीद कर रहे हैं। अजय धवले साहब, क्या उम्मीद करें? सरकार का पहला बजट, एक तरह से सरकार किस रणनीति के साथ आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ेगी ये आज तय होगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं? हितेश जी, पहली बात तो आईबीसी मध्य प्रदेश के सभी दर्शकों को धन्यवाद कि आज हम लोग ये जो मध्य प्रदेश का एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने वाला जो बजट आने जा रहा है, क्योंकि ये पहला फुल ऑन बजट है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार का। पहले जो आया था वो वोट ऑन अकाउंट था। अब देखेंगे कि ये जो बजट रहने वाला है ये सरप्लस बजट है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स बढ़ के आने वाली हैं और 2023 से 23-24 फाइनेंशियल ईयर 23-24 से लगभग 413 करोड़ रुपए का इसमें सरप्लस का बजट है। हम बात
बात करें तो राज्य का जो जीडीपी है, वो जो कल ही जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भी लगभग 9.5% के आसपास की वृद्धि है। 13 लाख करोड़ का हमारा स्टेट का जीडीपी हुआ है। प्रति व्यक्ति आय भी मध्य प्रदेश में बढ़ी है, वो भी 1,42,000 के आसपास हुई है। बात करते हैं मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश, निर्यात, विज्ञान एवं सूचना प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए कई उपलब्धियां मध्य प्रदेश सरकार ने विगत 20 वर्षों में हासिल की है। मध्य प्रदेश 3.56 डिजिटल आयुष्मान कार्ड बनाने वाला, देश का सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाला स्टेट भी बना है। तो अगर हम देखें फाइनेंशियली मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, एक तरफ जो हमें बीमारू राज्य मिला था 20 वर्षों पहले और आज जहां मध्य प्रदेश खड़ा है, ये वेल विद इन द लिमिट है। आप मुझे निश्चित तौर पे पता है कि आप लोन का प्रश्न पूछेंगे, लेकिन जैसा कि लोन के विषय पे एक हम मोटी मोटी बात रखते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार जो रेवेन्यू रिसीप्ट है और जो स्टेट का जीएसडीपी परमिट करता है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होता है, उसी के वेल विद इन द लिमिट डेब्ट ले रहा है और डेब्ट का भुगतान भी सही समय पर कर रहा है। ठीक है, तौर पे तो अजय धवले जी का ये कहना है कि हाँ हम लोन ले रहे हैं, लेकिन जो लिमिट तय की गई है उस लिमिट के भीतर ही लोन लिए जा रहे हैं और विकास से जुड़ी योजनाओं में जहां पूंजीगत व्यय है वहां पर इसका हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो गलत नहीं है, बाकी राज्य भी करते हैं। नीलाभ जी क्या कहेंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के इस बजट से? प्रदेश का बजट पेश होना है। लॉलीपॉप तो कई वर्षों से देख रहे हैं, 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हर बजट में हमें सब्जी बाग दिखाए जाते हैं, बड़ी बड़ी लॉलीपॉप दी जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, विकास की बातें, जमाने भर की बातें की जाती है। अभी सरकार ने हालिया 88,540 करोड़ कर्ज लिया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा है। कर्ज में डूबी सरकार, आखंड एक प्रति व्यक्ति के सिर पर 55,000 का कर्ज है। माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है तो 55,000 के कर्ज के कलंक के साथ जन्म लेता है, ये स्थिति है। अब धवले जी, मैं आपको स्पष्ट पहले ही करता हूँ, ये कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं, 2 बार कर देते हैं, ये कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया एक बड़ा अखबार है, उन्होंने सर्वे किया है कि लगभग 370 योजनाएं बंद होने की कगार पे। फिर रिपीट कर दूं, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ताकि आप हम पे आरोप न लगा सके। उसमें मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मॉडल स्कूल टंटिया भील का मामा का मंदिर, जिसके नाम से आदिवासियों को भ्रमित करके आपने वोट कबाड़े, आईटी पार्क लगाना, जॉब और कैरियर फेयर, मेट्रो ट्रेन, इसी युवाओं से जुड़ी योजना, किसान से जुड़ी योजना, 370 योजनाएं धन के अभाव में बंद होने की कगार पे है। बुजुर्गों को 600 रुपए की पेंशन, 1 लाख बुजुर्ग प्रभावित हुए, उन्हें 600 रुपए की पेंशन नहीं मिल पाई है। जो कोरोना में बच्चे अनाथ हुए थे पिछले 13 महीने से, उन्हें उसकी पेंशन नहीं मिल पाई है। दिव्यांगों को पैसा पिछले 8 महीने से नहीं मिल पाया। अब लाडली बहनों का धवले जी जवाब दीजिएगा, वो कह रहे हैं कि 370 योजनाएं धन के अभाव में। हाँ ठीक है, बोलिए बोलिए नीलाभ जी बोलिए। के इवेंट के चक्कर में 6 लाख ओबीसी छात्रों की 482 करोड़ की स्कॉलरशिप रोक दी गई है। मैं पूरा आंकड़े बता रहा हूँ श्रीमान, ये कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि मुझे आप आरोप में लगा सके। कुल मिला के आप घोषणाएं करते हैं जो थोटी साबित होती है, क्योंकि आपके पास फंड का अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव है। उसके बाद ठीक है, मैं रिएक्शन ले लेता हूं। धवले जी, आंकड़ों के साथ में नीलाभ जी कह रहे हैं कि आंकड़ों के साथ में 55,000 का हर आदमी के ऊपर कर्ज है। दूसरा ये कि 370 योजनाएं धन के अभाव में बंद होने की कगार पर हैं, क्या कहेंगे इस पर? हितेश जी, नीलाभ जी, मेरे अच्छे मित्र नीलाभ जी जिस टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिबटल दिया था कि योजनाओं का बजट की हम बात कर रहे थे, ना कि योजनाओं के बंद होने की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है बात का भी नीलाभ जी ने रिसर्च कर लेने की आवश्यकता थी। रही बात मध्य प्रदेश सरकार के वेलफेयर स्कीम की, तो मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन पर ये पटल पर ये स्पष्ट कर चुके हैं कि पुरानी कोई वेलफेयर स्कीम बंद नहीं होगी, बशर्ते हम नई स्कीमें शुरू करेंगे। और आपने ये देखा भी है कि ये विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में कहते थे कि चुनाव के बाद में लाडली बहना बंद हो जाएगी, चुनाव के बाद में अन्य वेलफेयर स्कीम बंद हो जाएगी, किसान सम्मान निधि बंद हो जाएगा। आज भी अनवरत ये सारी वेलफेयर स्कीम चल रही है, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेट को बिलोंग करते हैं जिसको वास्तविकता में सस्टेनेबिलिटी की आवश्यकता थी। हम बेमारू टैग वाला राज्य थे, हम देश की जीडीपी गिराने वाला राज्य थे। आज हम टॉप 10 स्टेट में है, मध्य प्रदेश भारत की टॉप 10 इकोनॉमीज में है, उसमें भी हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने वाले स्टेट। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा नीलाभ जी आपसे, क्योंकि वो लगातार ये कह रहे हैं कि 20 साल पहले हमें बीमारू राज्य मिला था, क्योंकि 10 साल तक लगातार कांग्रेस की सरकार थी। उस पर भी मैं बात करूंगा और कन्हैया जी से भी कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। लेकिन एक बार जगदीश देवड़ा से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है, जब विधानसभा वो पहुंचे
अपना बजट का बैग लेकर। क्या उन्होंने कहा एक बार उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी मेरे साथ है, बजट लेके आ गए हैं सर, क्या कहेंगे बजट को लेकर? बहुत खुशी, आपको भी मैं बधाई दे रहा हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और निश्चित रूप से बजट मध्य प्रदेश सरकार का बेहतर होगा, सर्वस्पर्शी होगा। और बजट के लिए जो है विपक्ष नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि घोटाले के लिए बजट है। अब उनको ऐसा लगता है क्योंकि वो आखंड डूबे हुए लोग हैं और इसलिए भी विचलित हैं कि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है, इसलिए वो विचलित हैं। सर IBC 24 के दर्शकों को आप बजट एक बार दिखा दीजिए। तो आप देख लीजिए वित्त मंत्री जी बजट दिखा रहे हैं IBC 24 पर एक्सक्लूसिव। चलिए ये बजट जो है अब कुल मिलाकर अब थोड़ी देर बाद सदन के पटल पर रखा जाएगा और इस बजट में क्या क्या प्रावधान हो सकते हैं, क्या होने चाहिए, और इसी पर हम लगातार चर्चा करें। नीलाभ जी अपना जवाब दीजिएगा, चूंकि ब्रेक में हम जब जगदीश देवड़ा जी को सुनने गए थे उससे पहले अजय धवले जी ने याद दिलाई, लगातार जब भी बात होती है तो कांग्रेस के उन पिछले कार्यकाल को याद किया जाता है कि 20 साल पहले बीमारू राज्य मिला था हमें और आज हम कहां से कहां उसे लेकर चले गए। बताइए। देखिए आप 20 साल की बात, मैं चाहता हूं आपके 20 साल की आप बातें करें, कब तक आप इसी की बातें करके अपने अपने कर्मों को छिपाएंगे? आप ये बताएं 400 निकायों के पैसों पर कैंची लगाई गई या नहीं लगाई गई, ये भी मैं आपको बताऊं। बड़े बड़े अखबारों में फ्रंट में छपा, दैनिक भास्कर 20/1/24 का अखबार तो फ्रंट में छपा हुआ और सब निकायों का सर्वे भी किया गया है। इस 400 निकायों के पैसे पर कैंची लगाई क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ठेकेदारों के भुगतान नहीं हो रहे। अब आप केक की रिपोर्ट, मेरे ख्याल धवले केक को बहुत अच्छे समझते होंगे। केक एक ऐसी संस्था होती है जो खर्च और व्यय पे नियंत्रण रखती है। सरकार का खर्चा कहाँ हो रहा है, समय पे कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा। धवले जी पढ़े लिखे वरिष्ठ व्यक्ति है, इसको बहुत अच्छे समझते हैं। केक ने अभी किया, सिंचाई की हम बात करें, केक बेतवा लिंक परियोजना के लिए अपना टेंडर जारी करें। पहले नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना की शुरू हुई थी, उसके बाद मेरे में केक ने रिपोर्ट दी कि सरकार की तमाम एजेंसियों के हस्तक्षेप के बावजूद भी शिप्रा प्रदूषित बनी हुई है। ठीक है, नदी में तो कुल मिलाकर नीलाभ जी का ये कहना है कि इससे पहले भी बजट में जो कई सारी घोषणाएं हुई उस पर जमीन पर भी अब तक काम हो नहीं पाया है। मैं इन सब के बीच डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी, बीच में आपका संपर्क कट गया था, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर हम चुनौतियों पर बात करें, आपने कहा कि फोकस कहां कहां हो सकता है, लेकिन आज जिस परिस्थितियों के भीतर ये बजट पेश किया जाएगा आगे आने वाले 5 साल को ध्यान में रखते हुए, आप किस तरह की चुनौतियों के रूप में देखते हैं? चुनौतियां क्या हो सकती हैं? देखिए हमारे लिए बहुत पॉजिटिव इश्यूज हैं। यदि हम पर कैपिटल इनकम को देखें, 2011 में हमारी पर कैपिटल इनकम जो प्रदेश की थी वो लगभग 38,500 के आसपास थी करोड़, और अब 2023-24 में 1.42 लाख के आसपास हो गई है। पर कैपिटल इनकम 38,500 थी 2011-12 में और 1.42 लाख हो गई है, तो ये बहुत पॉजिटिव साइन है। लेकिन जो चुनौतियां आपके सामने रखता हूं, तो कि 2-3 विषय है जिसके ऊपर मैं ध्यान देना चाहूँगा। सरकार को हमारी जो मेजर इश्यूज है उसमें एक बहुत बड़ा इश्यूज है, जो हमारी जो लोकल अर्बन बॉडीज है जो उनको स्ट्रेंथन करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इंदौर का उदाहरण दूं आपको। इंदौर अपनी पानी की नीड पूरी करता है नर्मदा से, जो कि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर से पाइप से नर्मदा आती है, तो उसके पीछे जो 400-500 करोड़ का जो लोकल बॉडीज को खर्चा आता है, तो ऐसे बहुत सारे लोकल बॉडीज है जो बहुत सारी अपनी अपनी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। तो कहीं ना कहीं लोकल बॉडीज को, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लोकल बॉडीज को आपको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। जब आप फंड का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो कहीं ना कहीं इन इश्यूज पे भी ध्यान देना होगा। और बहुत उसके अलावा बहुत दूसरा फैक्टर है एजुकेशन एंड हेल्थ। हम आज भी मध्य प्रदेश में मेल न्यूट्रिशन की दिक्कतें हैं और कहीं ना हम बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, पहले से बेहतर हो रहे हैं, लेकिन हमें और फंड की जरूरत है। हम हेल्थ केयर को सुधार पाए। डॉक्टर कन्हैया आहूजा जी ने बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर्स यहां बताए, तो हेल्थ और एजुकेशन, हायर एजुकेशन में, और उसके साथ साथ लोकल बॉडीज को स्ट्रेंथन करने के संदर्भ में भी कह रहे हैं। नीलाभ जी आ रहा हूं आपके पास, आपकी पार्टी के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का एक बयान मेरे पास में आया, एक बार उसमें सुना देता हूं, फिर उसके बाद सवाल करूंगा। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने बजट को लेकर क्या कहा, एक बार सुनिए जरा। योजनाएं बंद करना नहीं करना सरकार का, लेकिन जो योजनाएं चल रही है उनमें जो भ्रष्टाचार चल रहा है, तो ये बजट क्या उन भ्रष्टाचारी मंत्रियों के लिए आ रहा है या उन अधिकारियों के लिए आ रहा है जो योजनाओं के अंदर करोड़ों का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो इतने सालों से चल रहा है, कई घोटाले सामने आ रहे हैं। तो ये सरकार क्या घोटाले बंद करना चाहती है कि नहीं? तो उमंग सिंगार ने सीधा सीधा कहा कि भ्रष्टाचार चल रहा है योजनाओं में, भ्रष्टाचारी मंत्रियों को के लिए क्या ये बजट लाया जा रहा है, सवाल वो पूछ रहे हैं। धवले साहब जवाब दीजिएगा।
हितेश जी, मुझे लगता है मैक्सिमम योजनाएं जो है, मैक्सिमम वेलफेयर स्कीम है, ये डीबीटी के थ्रू क्रियान्वित हो रही है। तो जो पहले की सरकार में 1 रुपया भेजा जाता था, 85 पैसे गायब हो जाते थे, मात्र 15 पैसे बेनिफिशियरी तक के पहुंचे थे। कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे लोकसभा में अपने स्टेटमेंट में कहा कि भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सरकारें, पूर्व की सरकारें कहती थी, हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे, कहते थे कि देश में वाईफाई नहीं पहुंचा, नेटवर्क नहीं पहुंचा, आप कहां यूपीआई पहुंचा देंगे। लेकिन आज हम बड़े गर्व के साथ में कह सकते हैं कि डीबीटी के माध्यम से वास्तविक पैसे हितग्राहियों के खाते में जा रहे। रही बात जो कन्हैया जी ने कही थी, 2 बड़ी बातें उन्होंने कही। हाँ। एक तो हेल्थ की बात उन्होंने की। हेल्थ की बात में आप देखेंगे कि मैंने जैसे कि कहा कि 3.56 डिजिटल आयुष्मान धवले साहब, मेरे पास थोड़ी सी समय की कमी है, इसलिए मुझे थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। नीलाभ जी, अपनी बात संक्षेप में रखिएगा, रिएक्शन दीजिएगा। मेरी बात अस्पताल रह गई थी, मैं उमंग सिंह जी की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। किस तरह ये फंड जारी किया जाता है, जो फर्ज किस तरह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता है। मैं केक की रिपोर्ट बता रहा हूँ। केक मेरे धवले जी बहुत अच्छे समझते होंगे, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता है। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना जब शुरुआत हुई थी, उसके बारे में केक ने रिपोर्ट दी है, इसमें अनियमितता हुई है, शिप्रा नदी आज भी प्रदूषित है, इसकी रिपोर्ट आ चुकी है बाकायदा। उसमें जो भी हुए घोटाले हुए, उसके बाद आयुष्मान योजना में घोटाला, प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला। ठीक है, सीधी बात है, जो आप रुपया जो आप फंड करते हैं उसमें घोटालों के भेंट चल रहा है। धवले साहब, नीलाभ जी और कन्हैया जी, मेरे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, मैं माफी चाहूंगा और इसके साथ आपका धन्यवाद देना चाहूंगा। इस चर्चा में आप शामिल हुए, बात रखी, क्योंकि बजट अब थोड़ी देर में पेश किया जाना है। तो बजट जब पेश हो जाएगा, चीजें निकल के सामने आएगी, एक बार फिर से बजट पोस्ट बजट चर्चा भी करेंगे और उस वक्त आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त एक महत्वपूर्ण अपडेट ये कि बजट से पहले मोहन कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और इस कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दरअसल बजट को मिलेगी, ये प्रोसेस है। और उसके बाद में ये बजट जो है वो सदन के पटल पर वित्त मंत्री द्वारा रखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। क्या क्या एलोकेशंस हैं, इस पर IBC 24 लगातार आपको जानकारी देता रहेगा। बजट के पेश होने से पहले हमने चर्चा की कि क्या प्रावधान हो सकते हैं। बजट जब सामने आ जाएगा, उसमें किन किन वर्गों को अलग अलग एलोकेशंस क्या क्या किए गए, क्या उसके मायने हैं, ये पोस्ट बजट डिस्कशन के जरिए भी, पूरे पैनल के जरिए भी हम लगातार चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद चल लौट रहे हैं।